Hello, ladies and gentlemen. This is RJ Nilanshi from 92.7 Big FM और आज हम आपके लिए लाए हैं IVF स्पेशल सेगमेंट। जी हाँ, जहाँ पे हम IVF सेगमेंट अवेयरनेस की बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग कई सारी बातें करेंगे IVF अवेयरनेस के बारे में। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति विशेष मौजूद हैं, उन्होंने अपना जीवन डेडिकेट किया है इंडिविजुअल्स और कपल्स को हेल्प करने में, ताकि वो अपनी पेरेंटहुड की जर्नी सूटेबल तरीके से शुरू कर पाए। So join me and welcome Dr. Monica Sachdev जी। हेलो मैम, कैसी है आप? नमस्कार निलांशी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत और मैं खुशी बता है कि दूं, मुझे ये मंच मिला। जी मैम, मैं बता दूं सबको कि मैम इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड शी इज इन स्वरूप नगर कानपुर और 22 साल का एक्सपीरियंस है मैम को। मैम, ये कैसे सब शुरू हुआ एंड हाउ यू डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर? ये मैं सबसे पूछती हूँ, क्या आपने कब डिसाइड किया था कि आपको डॉक्टर बनना है? थोड़ी तो पुश्तैनी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो इन्फ्लुएंस होना था। उनको देखा रात दिन अपने आप को डेडिकेट करते हुए बच्चों की सेवा करना, बिकॉज दे वे पीडियाट्रिशियंस। तो वो ह्यूमन टच मुझे काफी इंस्पायर करता था और ओके। पढ़ाई में ठीक ठाक थी तो एक वो रास्ता इजीली निकलता गया तो ले लिया रास्ता वो। और रही बात गायनिकोलॉजी में आने की, तो गायनोकोलॉजी इवेंचुअली फाइनल ईयर तक आते आते मुझे समझ में आ गया था कि गायनी में मुझे इंटरेस्ट है। अब गायनी से आगे इनफर्टिलिटी में आने की, तो उसमें मैंने ये देखा कि हम लोग जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पीजी कर रहे थे या सीनियर रेसिडेंसी कर रहे थे, तो क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना वर्कलोड था सब कामों का, तो निसंतान दंपतियों के लिए अलग से कुछ फोकस्ड ट्रीटमेंट या इलाज का बहुत ध्यान नहीं रखा जाता था। ये हाँ। जो निसंतानता का इलाज होता है, ये काफ़ी फ़ोकस्ड होता है। इसमें ना हार्मोन्स के चेंजेस बहुत जल्दी-जल्दी एक लेडी में होते हैं और वो हमें पकड़ने होते हैं। तो वो ओके। तभी हम पकड़ सकते हैं जब हम उनका बिल्कुल उन पे केंद्रित इलाज करेंगे। तो वो चीज़ नहीं होता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और कई बार लेडीज़ का वो प्रेशियस टाइम, जब उनका ओव्यूलेशन होता है, अंडा फूटता है, जब उनको हस्बैंड से संबंध करना चाहिए या जो भी बेसिक चीज़ें मिस हो जाती थी और हम्म। इवेंचुअली उनकी निसंतानता लंबी पे लंबी होती जा रही थी। तो ये चीज़ें ओके। मुझे बहुत परेशान करती थी। मैंने कहा नहीं, इस पे कुछ काम करना चाहिए, इसमें आगे फेलोशिप करनी चाहिए और इन्हीं लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो वेरी इसलिए नाइस, ये जर्नी इनफर्टिलिटी की स्टार्ट हुई। वेरी नाइस। और आज हमारा स्पेशल ये जो सेगमेंट है, IVF अवेयरनेस सेगमेंट, हैशटैग स्टार्ट योर जॉय, दिस इनिशिएटिव हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय भारत सीरम्स एंड वैक्सीन। तो मैम, शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि इनफर्टिलिटी क्या है और ये कैसे कपल्स के बीच में ऐसे कॉमन क्यों पाई जा रही है? क्यों इतनी कॉमन है आजकल ये? इनफर्टिलिटी या निसंतानता एक कॉमन लैंग्वेज में एक ये प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। पहले मैं बताऊंगी होती क्या है। कोई भी दंपति जिनकी शादी हो चुकी है, शादी को 1 साल हो गया है और कोई भी वो कॉन्ट्रासेप्शन या परहेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आई है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और अगर महिला की उम्र 35 के ऊपर है, तो 6 महीने अगर ट्राई करने के बाद उनकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो हम उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है कि हमारी पहले प्रेगनेंसी आई, भले मिसकैरेज हो गया हो या लाइव प्रेगनेंसी आई और सेकंड बच्चा आने में दिक्कत आ रही है, तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी को 2 भागों में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। 35 साल के ऊपर की महिला है तो हमें जल्दी-जल्दी इसका इन्वेस्टिगेशन करवाना है कि क्यों इनफर्टिलिटी हो रही है। अब ये हम्म। कॉमन क्यों हो रही है? कॉमन इसलिए हो रही है कि ऐसा देखा जा रहा है कि दिन-ब-दिन महिलाओं के अंडों की क्वालिटी खराब होती जा रही है। उसका बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारा जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, डिलेड मैरिजेस, डिलेड प्रेगनेंसी प्लान करना, और ये सब तो महिलाओं में हो गया। इसके अलावा जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जिससे हमारी ट्यूब्स या नली बंद हो रही है। हस्बैंड में प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रेस है, उस वजह से वो लोग प्रॉपर्ली इंटरकोर्स नहीं कर पाते। स्ट्रेस है, उसकी वजह से सीमन काउंट कम हो गया है। डायबिटीज है, अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, ये सब आजकल के जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, ये इनफर्टिलिटी अनहेल्दी की बहुत लाइफस्टाइल बड़ी की वजह वजह से, बन गई है। एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल कुड बी अ रीजन आल्सो, राइट? हाँ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड लेट मैरिजेस आर आल्सो वेरी ओके। इंपॉर्टेंट रीजन। सो मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होता है कि जैसे आपने बताया प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड ऑल, व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी बोथ इन मेन एंड वीमेन, और इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास?
सो प्राइमरी कॉजेज इन विमेन, पहले विमेन की बात करती हूँ। विमेन में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है अंडे प्रॉपरली नहीं बनना, ओवुलेटरी डिसफंक्शन उसे हम कहते हैं, कि ओवरीज का जो काम होता है कि समय पे अंडा बनाए, समय पे अंडा रप्चर हो और प्रेगनेंसी का मौका मिले। तो सबसे मोस्ट कॉमन आजकल के समय में ओवुलेटरी डिसफंक्शन हो गया है। महिला के या तो अंडे जरूरत से बहुत ज्यादा होते हैं, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, या अंडे बहुत कम होते हैं। सेकेंड आ जाता है ट्यूब बंद होना। ट्यूब बंद होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी होने की संभावना है, बिकॉज ट्यूब ही वो जगह होती है जहाँ अंडे और शुक्राणु का निषेचन होता है। थर्ड होता है बच्चेदानी में अंदर कोई प्रॉब्लम हो, उनके अंदर कोई गांठ हो या कोई झिल्ली हो, कोई पर्दा, बच्चेदानी हमारा खेत सही ना हो। और इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स कंबाइन करके भी इनफर्टिलिटी कॉज कर लेते हैं। अब आते हैं पुरुषों पे। पुरुषों में उनका काउंट कम हो, सीमन काउंट जो नॉर्मल बोला गया है 15 मिलियन के ऊपर होना चाहिए, उससे काउंट कम हो। जो आगे चलने वाले एक्टिव शुक्राणु जिनसे बच्चा होने का चांस होता है वो कम हो, या फिर जो शुक्राणु है उनका प्रॉपर शेप ना हो, वो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी के हो, तो उनसे भी प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है। कई बार शुक्राणु जीरो भी मिलते हैं। इसकी वजह कई बार दिमाग में प्रॉपर हार्मोन्स नहीं सिक्रीट हो रहे होते, कई बार पुरुषों को इन्फेक्शन हुआ होता है उसकी वजह से हो जाता है, कई बार कोई ट्यूमर हुआ हुआ उसकी वजह से हो जाता है, और कई बार कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उनके शुक्राणु बाहर नहीं आ पा रहे होते। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं मेल के और फीमेल के। अब हम लोग सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेकर के, उनकी जितनी पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो, या हमें कुछ रिपोर्ट्स करवानी वो डिसाइड करके पहले हम तय करते हैं कि प्राइमरी इंफर्टिलिटी है कि सेकेंडरी है। फिर हम तय करते हैं कि फीमेल कॉज है कि मेल कॉज है। फिर फीमेल में क्या कॉज है, मेल में क्या कॉज है, और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। इस बास्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट है। इस बास्केट में छोटी मोटी अंडा बनने की दवाई दे करके, अल्ट्रासाउंड से अंडा कब फूट रहा है ये बता करके पेशेंट की हम हेल्प कर सकते हैं। ये शुरुआती इलाज तो कई गायनेकोलॉजिस्ट अपनी ओपीडी में कर लेती है। जब ये इससे बात नहीं बनती है तो अगला स्टेप होता है हस्बैंड का सीमन लैब में और पावरफुल करके हम वाइफ के यूट्रस के माउथ में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे हम कहते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये काफी हद तक एक अच्छा और हल्का फुल्का इलाज होता है जो मरीज रेडिली करवा लेता है, लेकिन इसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं होती है, 10-12% ही होती है। जब इन सब चीजों से बात नहीं बनती है, या हस्बैंड का काउंट बहुत कम है, ट्यूब बिल्कुल बंद है, अंडे बन ही नहीं रहे, अंडे बहुत कमजोर हैं, तो हमें उनको सीधे IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए लेके जाना पड़ता है। अब ये ठीक है, तो IVF मैं साइंस में मेरा तीसरा सवाल ही यही है कि आईवीएफ का जो प्रोसेस है उसे सिंपल टर्म्स में बताएं, और ये ART क्या चीज है, यही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। IVF को अगर हम उसको एक्सपैंड करेंगे तो वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो क्या होता है, उसका विपरीत होता है इन वीवो। इन वीवो का मतलब क्या होता है, इन वीवो का मतलब जो कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर होना है। तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी इन वीवो होती है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ। लेकिन जब वो फर्टिलाइजेशन किसी वजह से बॉडी के अंदर नहीं होता है तो हम वाइफ से उसके अंडे लेते हैं, हस्बैंड से उसका शुक्राणु लेते हैं, और भ्रूण बना करके हम फ्रीज कर देते हैं, और फिर हम उनको ट्रांसफर करते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन का काम है वो हमने IVF लैब में किया, हमने बॉडी के बाहर किया, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ART का मतलब क्या है, ART एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला में हल्की फुल्की इलाज है, उस अम्ब्रेला में IUI है, उस अम्ब्रेला में IVF है। ART का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, मतलब हम आपको प्रेगनेंसी करने के लिए असिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैम इसका सक्सेस रेट आईवीएफ का कितना रहता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे इसके चांसेस डिपेंडेंट होते हैं? IVF की सक्सेस रेट 1978 में जब IVF स्टार्ट हुआ था तब ये बहुत ही बुरा था, लेकिन आज के स्टेज में जब इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतनी एडवांसमेंट हो रही है, IVF की सक्सेस रेट काफी अच्छी हो गई है। IVF में दो चीजें हम देखते हैं। पहला होता है, सबसे पहले हमें IVF सफल हुआ कि नहीं हुआ ये ब्लड टेस्ट सीरम बीटा एसिडी से पता चल जाता है।
तो आजकल Okay. जितने भी अच्छे आईवीएफ सेंटर्स हैं, सब में लगभग 70 से 80% सीरम बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ जाता है। सेकंड जो आता है वो अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन। अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हाँ, धड़कन आ गई तो हम आईवीएफ सक्सेसफुल मानते हैं। तो लाइक आईवीएफ 6 to 7 सक्सेसफुल वीक तक वेट किया जाता है क्योंकि धड़कन आई गेस उतने ही टाइम पीरियड में आती है जहां तक आई नो। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो वाली जो सक्सेस रेट है वो लगभग 55 से 60% आज के समय में है। ओके, अब सुपर सुपर। यस, एंड आईवीएफ के सक्सेस के फैक्टर्स क्या डिपेंड करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है महिला की उम्र क्या है। हम्म। अगर हमने 30 के अंडर आईवीएफ करवाया है तो हमारे अच्छी आईवीएफ सक्सेस रेट है। 30 से 35 में तो थोड़ी घट जाती है, 35 के बाद थोड़ी और घट जाती है और 40 के बाद तो पैथेटिक हो जाती है। तो इसलिए आईवीएफ में बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं आ रही है और कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि डॉक्टर्स बता ही देंगे अपने आपके टेस्टों के द्वारा, तो आईवीएफ के लिए एक रेडीनेस होनी चाहिए, बिकॉज़ जितनी जल्दी करा लोगे उतनी सक्सेस रेट ज़्यादा है इसमें। इट डिपेंड्स ऑन आपकी बॉडी कितनी ज्यादा हेल्दी इनफ है तो इवन अगर आप जैसे आपने बताया इन वर्टो इन वीवो जिस तरीके हुँ, से शुक्राणु इवेंचुअली आपकी बॉडी ही सपोर्ट रेट पे ही आती है इफ आई एम लाइक अंडरस्टैंडिंग इट करेक्ट बिल्कुल, आउट ऑफ बिल्कुल मेडिकल सही। टर्म। चलिए नहीं, बिल्कुल मैंने सही समझ बोल रहे लिया हैं तो आप। समझ लीजिए मेरी जनता ने भी समझ ही लिया होगा। मैं मेरा अगला जी, सवाल जी। आपसे ये है कि क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लाई जा सकती है रेगुलरली अपनी लाइफ में ताकि फर्टिलिटी का रेशियो बढ़े और क्या क्या इससे हमारे जो चांसेस होते हैं आईवीएफ के वो भी सक्सेस रेशियो बढ़ता है क्या अगर हमने लाइफस्टाइल चेंजेस लाए हैं। बिल्कुल, लाइफ़स्टाइल चेंज तो ओवरऑल सब चीज़ों के लिए अच्छा है ना? अब ये लाइफ़स्टाइल चेंज ये तब नहीं होना चाहिए जब आपको निसंतानता या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई। लाइफ़स्टाइल हेल्दी लाइफ़स्टाइल हमारे हैबिट में होना चाहिए। जो आजकल एडोलेसेंट गर्ल्स जिनको हम देखते हैं अपने आस-पास, हम देखते हैं उनका जंक फूड का सेवन कितना हाई है। कितनी कम फिज़िकल एक्टिविटी, कितना ज़्यादा वो मोबाइल से चिपके रहते हैं और कितना ही वो ओबीस होते जा रही है। और कितना ही वो पैकेज फूड खाती हैं। लाइफ़स्टाइल का चेंज वहीं से शुरू हो जाता है। ये हम बहुत किसी और इम्पोर्टेंट है के लिए हमारे। क्यों कहें हम लोगों की लाइफ में भी वही है इंस्टेंट फूडिंग ही इन्वॉल्व। तो ये इंस्टेंट फूडिंग जो है, इंस्टेंट फूडिंग एक पार्ट है हमारी लाइफ का। हम इंस्टेंट फूडिंग को हेल्दी हेल्दी डाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी हेल्दी स्नैक्स हैं इंस्टेंट जो हम फटाफट खा सकते हैं और पेट को भर सकते हैं। प्लस फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अ रूटीन। आई थिंक अपनी पूरे 24 घंटे में से अगर हम 1 घंटा निकालते हैं तो कितना कम परसेंटेज ऑफ टाइम हम निकाल रहे हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, है ना? तो एग्जैक्टली। वो चीज़ स्कूल वाज वहीं द पे शुरू लास्ट हो प्लेस जाती है। हम लोगों ने एरोबिक्स एंड योगा किया था। आई डोंट रिमेम्बर कि रेगुलरली लोगों ने इसको अपनी लाइफ में इनकलकेट किया होगा। कॉलेज आते आते और प्रोफेशनल लाइफ शुरू होते होते सब गया बट्टे खाते हुए। बट यू आर सेइंग इट नहीं, राइट। वो एक हैबिट लाइफ। होनी चाहिए। यस तो यस अगर दैट नीड्स टू वहाँ पे चेंज। हमने कर लिया तो हमारा बीएमआई सही रहा। बीएमआई सही रहेगा तो शायद हमें इनफर्टिलिटी हो ही ना। यस। अब चलो हमें इनफर्टिलिटी हो गई, उसके बाद भी आईवीएफ के सक्सेस से डिपेंड करती है कि आपका बीएमआई, लेडी का बीएमआई कैसा है। उसका अगर बीएमआई ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स ठीक है, वो ओवरवेट या ओबीस नहीं है, तो उसकी प्रेगनेंसी आने के चांसेस ज्यादा हैं और प्रेगनेंसी सक्सेसफुली अच्छे से निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यस। सेम मेल के साथ होता है। अगर एक ओबीस मेल अपना सीमन काउंट दे रहा है, स्पर्म दे रहा है, तो कई बार उसकी क्वालिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अब ओबेसिटी के साथ आती है डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ये दोनों भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहला तो हो गया वेट। सेकंड होता है अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको का यूज, स्पेशली टोबैको। टोबैको एग क्वालिटी खराब करता है, स्पर्म क्वालिटी खराब करता है और अगर प्रेगनेंसी आ जाए तो बच्चे को कमजोर करता है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज कर सकता है और उसके आसपास का पानी कम कर सकता है। तो टोबैको तो बहुत ही स्ट्रिक्ट नो नो है, स्पेशली फॉर अ फीमेल। ओके। एंड देन स्ट्रेस। स्ट्रेस हमें लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम नहीं काम करेंगे तो कंपनी हमारी डूब जाएगी। ऐसा नहीं होता, है ना? हम अगर घर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो घर वाले क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता। तो वी आर नॉट इंडिस्पेंसिबल। तो हमें वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें सीखनी ही पड़ेगी। अगेन इसकी तैयारी आज स्कूल और कॉलेजेस से स्टार्ट हो जानी चाहिए, हो जानी तभी शायद चाहिए आगे चल के एग्जैक्ट। दिक्कत ना हो। जी। मोबाइल्स प्रायोरिटाइज मोबाइल्स और रेडिएशन प्रायोरिटी एक्सपोजर भी करना अवॉइड बहुत करना जरूरी चाहिए। होता है। यस। बिल्कुल, यस यू आर प्रायोरिटाइज टेकिंग करना अपने को बहुत ज़रूरी है। वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क की लाइफ है बहुत अच्छी होती थी, वो हमें इम्प्लीमेंट वापस अपनी लाइफ में करनी पड़ेगी।
मैम वैसा शांति भरा माहौल कानपुर में या ऐसे हमारे शहरों में कहाँ उपस्थित है, और आज तो पूरी जनता माउंटेन्स में ही चली गई है, तो शांति वाली जगह तो मिलेगी ही नहीं धरती पे, मुझे तो ऐसा लगता है। खैर मेरा अगला सवाल मैम आपसे ये है कि क्या वहाँ फाइनेंशियल कंसिडरेशन होता है उन कपल्स के लिए जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराने में इच्छुक है, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल कंसिडरेशन? हाँ, देखिए आईवीएफ का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लोग दो कदम पीछे हो जाते हैं आईवीएफ से पहले, वो कॉस्ट है, इसमें कोई डाउट हाँ नहीं है। अब ये हाँ। कॉस्ट क्यों होता है? हम ह्यूमन एम्ब्रियो बना रहे हैं, है ना? हम वो भी कोई डिश तो बना टेक्निकली। नहीं रहे खाने की, ह्यूमन एम्ब्रियो बन रहा है। ह्यूमन हाँ एम्ब्रियो जो बनता है, अगर उसके लिए अच्छा इंजेक्शन नहीं लगा वाइफ को, अच्छे से हमने स्पर्म और एग को कल्चर नहीं किया एक हेल्दी मीडिया में, बहुत ही हाँ। एसेप्सिस और अच्छी लाइफ लैब कंडीशंस नहीं मेंटेन करी, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं। अभी भी कई सारी चीजें हमें बाहर से एक्सपोर्ट करके इंडिया लानी पड़ती हैं, मतलब इंपोर्ट हम्म, करके इंडिया आती हैं, और हम्म, इनसे ही आगे हम लोग अपनी कंपनीज का ब्रांड लगा करके हम लोग इनको सब यूज करते हैं, जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले हैं। ठीक है, हम्म, कई सारी चीजें जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही, बट उनके कई रॉ प्रोडक्ट्स उनको बाहर से लाने पड़ते हैं, तो ये सब हम्म, कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो पेशेंट दो कदम पीछे हटते हैं। बट आजकल सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई है। पहला तो पहले थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर भी इसमें कंसिडरेट हो गया है, ऐसा मैंने सुना है। ईएमआई हम्म, ऑप्शंस भी आ गए हैं लोगों के पास। कुछ मैंने सुना कुछ प्राइवेट कंपनीज भी अब इसको कवर करने लग गई हैं। गवर्नमेंट सेटअप्स तो कुछ काफी हद तक रीइंबर्समेंट आईवीएफ में काफी सालों से दे ही रहे हैं। तो इस तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है और फाइनेंशियल हेल्प आगे आ रही है। हम्म, इसके अलावा एज डॉक्टर्स हम क्या कर सकते हैं? एज डॉक्टर्स हमें पेशेंट को ना सबसे पहले पहली एक दो मीटिंग में ही सब टेस्टों के बाद उसका हमें एक प्लान डिसाइड करना चाहिए कि भाई तुम्हारे इस इलाज में ये सक्सेस रेट है। हम पेशेंट के साथ हिट एंड ट्रायल कम से कम करें, बिकॉज उसमें यस। पेशेंट का पैसा जा रहा है। हिट एंड ट्रायल हाँ नहीं करना, भाई हमें लग रहा है तुम्हारे इसमें ज्यादा चांसेस हैं, आप इसके लिए जाना चाहोगे, और पेशेंट अगर आपके साथ चलेगा तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट के चांसेस ज्यादा है। अगर आप जी। हिट एंड ट्रायल करें, जैसे कि हमें दिख रहा है कि अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम उनको गोली दे दे के अंडे बनाए जा रहे हैं, या जस्ट बिकॉज कि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, आईवीएफ की फैसिलिटी नहीं है, तो हम रेफर भी नहीं करेंगे आईवीएफ सेंटर में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक, तो वो पेशेंट का हाँ ही तो फाइनेंशियल ड्रेन करता है। तो वो चीजें या नहीं होनी चाहिए। बेसिक या टेस्ट करवाया, अगर ये लग रहा है पेशेंट आईवीएफ जैसा है, उसके बिना उसका टाइम और पैसा खर्च किए जाओ बेटा आईवीएफ में चलाओ, जाओ आईवीएफ करवा लो। और सेम एग्जैक्टली। पेशेंट को भी करना चाहिए। आपको पता है इस तो एलोपैथी तो है ही, आईवीएफ तो है ही, कई सारे बाबा नीम हकीम से बैठे हैं, और वो किस तरीके से इनका इलाज करके इनका शोषण कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे। तो ये सब चीजें जी। नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर ट्यूब बंद है तो कोई नीम हकीम उसको नहीं खोल पाएगा, ओके। है ना? अगर स्पर्म काउंट 0 है तो उसको नहीं ला पाएगा, हमें अंदर से ही निकालना पड़ेगा स्पर्म, तो वो टेक्निक नीम हकीम नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें हम लोग को समझनी चाहिए, और एज सोसाइटी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कपल के लिए कि हम उसको सही सही बता दें, तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं है, तुम प्लीज आईवीएफ सेंटर चले जाओ। एग्जैक्टली, यू नीड टू बी वेरी थोड़ा बोल्ड क्लियर। स्टेटमेंट हो गया, बट आई थिंक क्लियर हो गया। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, देयर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व हियर, है ना? टाइम हम्म है, पैसा है, एनर्जी है, देयर सो मेनी थिंग्स। मैम और कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल होता है क्या आईवीएफ के अलावा, अगर कोई व्यक्ति उसके अलावा कुछ और अप्रोच करना चाहे फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी क्योर कराने के लिए? नहीं, आईवीएफ में कई बार हमें थर्ड पार्टी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। अगर वाइफ हम्म, का एग अच्छा नहीं होता या हम्म, हस्बैंड का स्पर्म अच्छा नहीं होता तो हमें वो लेना होता है, तो वो एक थर्ड पार्टी हेल्प होती है। पहले के समय सरोगेसी भी होती थी जब किसी का यूट्रस बिल्कुल ठीक नहीं होता था, बट आजकल उसके लिए कुछ नियम कानून आ गए हैं, तो सरोगेसी राइट नाउ ऐसा कुछ नहीं जो हो रहा है यहाँ राइट नाउ, ओके। क्योंकि उसमें काफी सारे नियम कानून आ गए हैं, और एक प्रोसेस के बाद, एक टीडीएस प्रोसेस के बाद उसमें अप्रूवल मिलती है। तो ये है। अगर आईवीएफ नहीं लोग करवाना चाहते, देन सेकंड ऑप्शन अडॉप्शन बचता है कई बार, ओके एंड वो ओके। भी एक नोबल और अच्छा ऑप्शन है एक्चुअली। क्या वो कई बार टीडियस होता है कि प्रोसीजर है? बहुत टीडियस प्रोसीजर है एडॉप्शन? हाँ, गवर्नमेंट के थ्रू थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बिकॉज डिमांड इस तरीके की है, और वैसे अब एक प्रॉपर चैनल नहीं बना हुआ, बट इवेंचुअली लोगों को मिल जाता है। मैंने ऐसा देखा है कि लोग ऐसे बिल्कुल हताश नहीं होते, तो वी शुड बिलीव इन द सिस्टम फॉर दैट। या दैट इज। मैम अभी हम लोगों ने जाना कई सारे लाइफस्टाइल के इश्यूज हो सकते हैं, इंटरनली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। व्हाट आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स लीडिंग टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी, इफ यू कैन ब्रिंग सम लाइट? एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारा पॉल्यूशन है,
हर तरीके का हम्म, पोल्यूशन जो हम झेल रहे हैं, एयर, वाटर, सॉइल, फूड पोल्यूशन, एवरीथिंग जो हम झेल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हमारे खाने में है और वही सब एग्जैक्टली। ग्रेजुअली हमारी एयर क्वालिटी खराब कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा देखा जाए तो जो मोबाइल रेडिएशंस हैं, दे आर नॉट गुड फॉर अस, है ना? और उसका एक्सपोजर अनअवॉइडेबल है। इतने सारी सैटेलाइट्स और टावर्स, इनका जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, इनका एक्सपोजर अनअवॉइडेबल है। तो बेसिकली क्या है, अब हम लोग तो इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमें तो इसी में बेस्ट निकालना है। जी विथ आर दिस लाइफस्टाइल, हम सबके पास स्ट्रेस इतना है, काम इतना है कि हम टाइम पे खाना भी नहीं खा पाते, तो हमें उसी में एग्जैक्ट बेस्ट निकालना है ना? तो मुझे जी। ऐसा में एक सजेशन ऐसी होती है कि जो लेडी है, उसको लग रहा है कि मैं अभी शादी नहीं प्लान कर रही अपना, या शादी हो गई, मैं बच्चा नहीं प्लान करना चाहती हूँ, या मुझे शादी से पहले ये पता था कि मुझे कुछ यूट्रस में ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम है, या मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट बता देती है, तो अपने एग्स को वो फ्रीज करवा ले। हाँ। वो एग्स फ्रीज करवाने से ये है कि जब भी वो प्लान करेगी, जब भी वो चाहेगी, कम से कम तब उसको ये नहीं डॉक्टर्स बोलेंगे आप लेट आई हो, अब आपके पास एग्स नहीं बचे, ओके। है ना? तो ये चीज है जिसके लिए मतलब मैं इस मीडिया पे, कभी भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आने का मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर बोलती हूँ कि एग फ्रीजिंग के लिए एवरी वर्किंग या एजुकेटेड वुमन को सोचना चाहिए, अगर वो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, या उसको लग रहा है कि मेरी फैमिली में हिस्ट्री या मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मेरी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। ओके, दिस तो पॉइंट एक कुड तरह का बी वो कंसीडर्ड। एफडी हो गया, एफडी हो गया एक तरीके का। या could be very helpful to lot of working women out there. आप लोग you can take a note guys. अच्छा मैम, चलते चलते I want कि आप एक मैसेज दें उन पेरेंट्स को जो अपनी पेरेंटहुड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और आईवीएफ को कंसिडर कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? आईवीएफ के मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, इसके 4 फायदे हैं। पहला, साइंस में इससे बढ़िया सक्सेस रेट किसी इलाज में नहीं है। सेकंड, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है, कोई बॉडी में कट या चीरा नहीं लगता है। ओके। थर्ड, ये एक डे केयर प्रोसीजर है, आप सुबह आते हो, शाम तक अपने घर वापस चले जाते हो। ऐसा नहीं कि आप हॉस्पिटल में आपको दिनों महीनों एडमिट होना है। और फोर्थ, इस प्रोसीजर में कई बार आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बन जाते हैं और आपकी 1 से 2 साइकिल जनरेट हो जाती है। बाई चांस आप पहली साइकिल में सफल नहीं हुए, तो आप सेकंड साइकिल के अपने एम्ब्रियोज यूज कर सकते हो, या एक बच्चा हो गया, आपको 2 साल बाद दोबारा एक बच्चे का मन है, तो उन एम्ब्रियोज को यूज कर सकते हो। तो ओके। एक काफी बेनिफिशियल प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा इस आईवीएफ में कुछ हुआ नहीं है, ना आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, ना आपको लंबे ड्यूरेशन तक इंजेक्शंस की जरूरत है। आप अपने सारे काम कर सकते हो, ऑफिस, घर के हर काम आप कर सकते हो, और इस इलाज में बिलीव करोगे तो इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, और जो डिप्रेशन हो रहा है इनफर्टिलिटी का, उससे जल्द ही मुक्त हो जाओगे। Super, super cool. Hashtag start your joy. And this initiative has been brought to you too by Bharat Serums and Vaccine. Thank you so much, ma'am. इतनी insightful, इतनी अच्छी information हमारे सारे viewers, हमारे सारे जितने भी देखने वाले हैं उनको देने के लिए। और मिरेकल जरूर होते हैं और आपको होप रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा और खुशी बांटनी पड़ेगी। क्यों मैम, सही कह रहे हैं कि मिरेकल होते हैं? बिल्कुल, मिरेकल्स डू हैपन, प्रयास करना है हमें बस। बस प्रयास करना है, वो स्माइल करते रहना है, हैप्पीनेस बरकरार रखना है और आगे बढ़ते रहना है जीवन में। दिस वाज डॉक्टर मोनिका सचदेवा फ्रॉम कानपुर। थैंक यू सो मच मैम फॉर एवरीथिंग थैंक यू यू। शेयर्ड विद अस। बात तो हम आपसे और भी करना चाहते हैं बट समय का कांटा हमें बोल रहा है कि अब आगे बढ़ने की बारी है। थैंक यू मैम, और थैंक यू मुस्कुराते सो रहिए, मच। खूब तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आरजे नीलांशी फ्रॉम 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो गाइस। 92